वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए, यूपीपीसीएस। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक बना रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 11, 12 या 13। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 312 अनुच्छेद भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? चौथी, दूसरी, तीसरी या पहली बताइए। राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। देखिए, दूसरी में तो शपथ, दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, ठीक है, और तीसरी में शपथ है। चौथी में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों या स्थानों का आवंटन है। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची केंद्र एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करती है, और दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। बात करें तीसरी अनुसूची की, तो इसमें शपथ का प्रारूप है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है विभिन्न राज्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। छठी अनुसूची में कुछ राज्य हैं, ठीक है, और वो राज्य पूछ लिए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा एक और है असम। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न जो भारत के सभी राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जो उसमें उपबंध किए गए हैं। ठीक है, और जो छठी अनुसूची है, उस छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। बात समझ में आ गई होगी। जो 5वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे अलग भारत के जितने भी राज्य हैं उनके संबंध में उपबंध है, उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध है। इनको कुछ विशेष छूट दी गई है, और छूट का उल्लेख किस में है? छठी अनुसूची में है। ठीक है, छठी अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध में उपबंध है। ठीक है, तो 5वीं में इनसे अलग राज्यों के लिए, और छठी में केवल इन्हीं राज्यों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत के सामने भाग 9 लिखा है, नगर पालिका के सामने 9 का का, सहकारी समितियों के सामने 9 का खा, यानी 9 का ए, 9 का बी, और ट्रिब्यूनल के सामने लिखा है भाग 10। देखिए, अधिकरण बाद में जोड़े गए हैं, तो सीधे सीधे भाग में तो आएगा नहीं, इस तरह के होना चाहिए यहाँ पे भी, तो गलत है ये वाला। तो डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और संविधान में भाग 9 का ए या 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, और 9 का खा जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जाति रह गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और भाग 14 के का में अधिकरणों की व्यवस्था है। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल जो है 14 का ए है। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखिए, इंडिया है लेकिन हिंदुस्तान नहीं है, भारत है लेकिन
हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया है, ये नहीं है, ये है, लेकिन कटेगा पूरा। केवल भारत नहीं है, भारत अर्थात इंडिया, ये दो नाम है शुरू ए। तो देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों इंडिया तथा भारत तथा इंडिया के रूप में जो है किया गया है। अनुच्छेद 1 के 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? वंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों 5 प्रकार की रिट निकाल सकते हैं, उन पाँचों का नाम पता होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस मतलब वंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक कर्तव्य है क्या, आर्थिक अधिकार है या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, आर्थिक अधिकार नहीं है। यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों का अंग। कौन सा आर्टिकल है? 39 का घ। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व नहीं है? देखिए भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का वर्णन है, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, और लिख कर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता निदेशक तत्व है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स है। विधि के समक्ष समता या समानता आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स है। तो केवल पहला ही हो गया। BCD मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का जो है प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों तथा खानों में बलात् श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध और अस्पृश्यता निषेध। देखिए ये दोनों के दोनों हैं मूल अधिकार, FR है, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं। 23-24। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 FR है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। ये जो मध्य निषेध है ना, ये यहाँ नीति निषेधक सिद्धांत है। तो इसका आंसर केवल एक ही हो जाना चाहिए, C वाला। ठीक है, तो देखिए मध्य नहीं है वो, मदिरा। तो मध्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्री एवं खानों में बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में और अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी अगर ये पूछा जाए कि बौद्धिक, गांधीवादी या सामाजिक कौन सा सिद्धांत है, तो गांधीवादी सिद्धांत है उसमें भी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कौन सा वाला करेक्ट है। मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है, ना इनके लिए ना राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के लिए। गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सत्य पूछा है तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा, D होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मूल कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते, अर्थात दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं यहाँ पर। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक सामाजिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार भी नहीं है। फिर क्या है? एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है।
ठीक है, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। प्राक्कलन समिति का नाम सुना होगा, यूपीएससी की फेवरेट है, 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड पिछले 10 वर्षों में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30 और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एकदम। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 होती है। 30 के 30 केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सब बताती है ये समिति। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था या कब अधिनियमित किया था? ये आपको पता होना चाहिए सन के साथ कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। तो 1980 यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। तो वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उसे प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार, मतलब दूसरी जगह भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके पास है? इनमें से कोई नहीं लगा दें। संसद के पास है क्या? नहीं, इन तीनों में से उत्तर है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 139 का का में लिखा है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे हम। लोकहितवाद मुकदमा की संकल्पना का उद्गम देश कौन सा है? कहाँ से आई जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? अमेरिका, USA। तो लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव जो है USA, अमेरिका से हुआ है। और जब भारत में PIL आया उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? याद रखिएगा, PN भगवती।